Slavery is natural as well as useful. जब हम स्लेवरी के बारे में सोचते हैं तो हमें अन्याय याद आता है, लेकिन अरिस्टोटल का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। अपने समय में उन्होंने एक चिंताजनक प्रश्न उठाया, क्या कुछ लोग नेचुरली शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ सिर्फ सेवा करने के लिए? उनके अनुसार कुछ इंसानों में, कुछ इंडिविजुअल्स में खुद शासन करने की पावर नहीं होती और वे स्वभाव से ही स्लेव होते हैं। इट्स ए वेरी कंट्रोवर्शियल स्टांस that basically reveals the Greek society as it does about Aristotle's belief in a natural order, where everything and everyone had its place. Hello and welcome to the Statecraft Simplified with Dr. Ajay. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. That is the concept of slavery that was propagated by Aristotle. The Greek philosopher who was born in 384 BC. हम ये सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. अरिस्टोटल, उनका जन्म हुआ था 384 BC में. कहाँ पे हुआ था? स्टागिरा में, इन द एजेस ऑफ एजियन सी, on death 322 BC. He addressed slavery in his book Politics, particularly in book 1. अरिस्टोटल को हम एक रियलिस्ट बोलते हैं. एज ए रियलिस्ट he justified the institution of slavery. ये जो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं? दासत्व. अरिस्टोटल ने एक रियलिस्ट थे और उनके हिसाब से वो स्लेवरी सही है, उसको वो उचित ठहराया और इसे परिवार के सही फंक्शन के लिए एसेंशियल माना. वो बोल रहे हैं कि परिवार, फैमिली का फंक्शन अच्छे से करने के लिए स्लेवरी जरूरी है. ओके. और उनका जो व्यू पॉइंट था उस समय की जो एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी था उस पर आधारित था. ओके. दैट वाज रूटेड इन द एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी. ओके. हम ये तो डिस्कस कर लिए. स्लेवरी, उनका जो बुक 1 था पॉलिटिक्स का, उसमें वो स्लेवरी के बारे में बताया है, डिटेल्स में बताया. तो उनके हिसाब से स्लेवरी क्या है? डेफिनेशंस ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी होता क्या है? वो बोल रहे हैं कि जो बुक 1 में बताए हैं, वो बोले कि स्लेव ए लिविंग टूल, स्लेव इज ए लिविंग पोजेशन. स्लेव एक ऐसा मानव होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति होता है. ये दूसरा का प्रॉपर्टी होता है. ये जो स्लेव होता है ये कोई दूसरा इंसान को बिलोंग करता है, किसी दूसरा इंसान का वो प्रॉपर्टी होता है और जिसे श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अरिस्टोटल बोल रहे हैं स्लेव एक लिविंग टूल है, एक लिविंग पोजीशन है जो कोई भी इंसान रख सकता है. और वो क्यों रखेगा? श्रम के लिए, लेबर के लिए. जो मास्टर्स होते हैं वो सब काम नहीं कर पाएंगे, सारे के सारा काम वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था उसमें हम डिस्कस किए हैं क्या? सिटीजन्स वो डे टू डे लाइफ में जो लॉ मेकिंग हो गया, जो लॉ एप्लीकेशन का काम हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम में वो खुद को इन्वॉल्व रखेंगे. तो उनके पास ये मैनुअल लेबर, मैनुअल वर्क, उसके लिए टाइम नहीं होगा. तो ये जो लोग होंगे स्लेव, वो लेबर का काम करेंगे, वो श्रम करेंगे. किसके लिए? मास्टर के लिए. और ये जो स्लेव होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? ये मास्टर्स को ही बिलोंग करते हैं. उनके हिसाब से स्लेव 2 तरह के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लेव अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. कौन कौन है वो? एक, स्लेव बाय लॉ, स्लेव बाय नेचर. स्लेव बाय लॉ, वो कानूनी रूप से वो स्लेव होते हैं. दूसरा, स्लेव बाय नेचर, दे आर नॉट मास्टर बाय नेचर. दैट मीन्स क्या बोल रहा है? एक तो कानूनी हो गया, दूसरा को हो गया, क्या हो गया? दूसरा वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल जो बोलते हैं. स्लेव बाय नेचर, दे आर नेचुरल. पहले ही बोल चुके हैं, कुछ लोग शासन करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, जो पावर चाहिए, कुछ लोगों के पास वो होता नहीं है और कुछ लोगों के पास वो होता है. जिनके पास वो शासन करने का पावर नहीं होता है,
दे आर स्लेव बाय नेचर। और ये स्लेव बाय लॉ कैसे होता है? दे आर बेसिकली द प्रिजनर्स ऑफ वार। जो लोग बंदी बनाए गए, दोज हु आर इम्प्रिजेंट, दे विल बी कॉल्ड एज स्लेव बाय लॉ। कानूनी रूप से वो लोग स्लेव है। ठीक है, याद रखो, टू काइंड्स ऑफ स्लेव, स्लेव बाय लॉ, स्लेव बाय नेचर। जो स्लेव बाय लॉ होते हैं वो कानूनी रूप से होते हैं, युद्ध हुआ उसमें हार गए, वो स्लेव हो जाएंगे। दूसरा जो स्लेव बाय नेचर मीन्स दे आर नॉट मास्टर बाय नेचर, क्योंकि उनके पास जो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी रूल करने के लिए नहीं है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए रूलर? जो शासन करते हैं, जो रूलर और मास्टर बोलते हैं, उनके पास क्वालिटीज क्या होता है? बेसिकली दोज हु आर नॉट स्लेव, दैट मीन्स वो स्लेव नहीं होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? मास्टर्स। उनके पास ऐसा क्या क्वालिटी है? वो कोई भी डिसीजन वो रेशनली ले सकते हैं। उनके पास वो शासन करने की पावर होनी चाहिए। सिर्फ पावर होना चाहिए, मतलब फोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं, वो लेजिटिमेट होना चाहिए। इसलिए तो हम अथॉरिटी बोले ना, रेशनल अथॉरिटी। ओके, दूसरा क्या बोलता है? उनके पास मोरल इंटीग्रिटी भी होना चाहिए। उनका शासन न्याय और धर्म के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? न्याय, जस्टिस, न्याय के साथ होना चाहिए। वर्च्यू उसके साथ होना चाहिए, ना कि फोर्स, ना कि पावर। और क्रूएलिटी, ग्रिड, वो नहीं होना चाहिए। मोरल इंटीग्रिटी। और वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी रेशनल डिसीजन वो लेते हैं। मास्टर जो होते हैं वो कोई भी रेशनल डिसीजन वो अगर लेते हैं, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या रिजल्ट होगा वो डिसीजन का, उसको फेस करने के लिए उनके पास करेज भी होना चाहिए, वो सामर्थ्य उनके पास भी रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जिनके पास ये रीजन नहीं होता है, जिनके पास करेज नहीं होता है, दे आर स्लेव बाय नेचर। याद रखो, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या हो सकता है? एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस, और वो डिसीजन कैसे होना चाहिए? वो रेशनल डिसीजन होना चाहिए। मोरल इंटीग्रिटी उस डिसीजन में भी होना चाहिए, और वो जो डिसीजन लेंगे उसका जो कंसिक्वेंसेस, उसका जो रिजल्ट, वो उसको फेस कर सकते हैं। उसके लिए उनके पास करेज, उनके पास सामर्थ्य होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो दे आर स्लेव बाय नेचर। एक सवाल आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे आता है, स्लेवरी, ये जो सिस्टम बोल रहे हैं, स्लेवरी का सिस्टम, वो इनह्यूमन तो है। अगर आज के समय हम डिस्कस करेंगे, ये इनह्यूमन है। लेकिन उस समय में जो 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं हम, उस समय में ऐसा क्या आवश्यकता थी? हम स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, और एरिस्टोटल स्लेवरी सिस्टम को जस्टिफाई कर रहे हैं। यूटिलिटी क्या था? पहला बोल रहा है हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक सिस्टम, एंड दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। स्लेव्स वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। अगर फिजिकली वो लोग स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं बिना थके, राइट? तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके लिए वो जरूरी हो गया। ये जो वर्क हो गया, श्रम हो गया, ये इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्ट करेगा। और स्लेव वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा समय तक बिना थके काम कर सकते हैं, तो इट विल अल्टीमेटली बूस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? इट इज यूजफुल फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए भी ये यूजफुल हो गया। कैसे? अगर स्लेव मास्टर के लिए काम करेंगे, इफ द स्लेव वर्क फॉर द मास्टर्स, मास्टर खुद मैनुअल वर्क में खुद का टाइम वेस्ट नहीं करेगा, तो मास्टर क्या कर सकते हैं? वो देश के शासन प्रक्रिया में, देश के सेवा में, स्टेट के सेवा के लिए खुद को डिवोट कर सकते हैं। देश का शासन व्यवस्था कैसा होगा, देश में रूल रेगुलेशन लॉ, ये सब में खुद को वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। और क्या है यूटिलिटी, क्या हो सकता है? एनेबल्स वर्च्यू, ये पहला हो गया। ये दूसरा, इसको हम बोल सकते हैं
तीसरा एनेबल्स वर्च्यू। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि ये जो स्लेव हो गए वो मास्टर के अंडर रहेंगे, मास्टर के साथ वो काम करेंगे, राइट? तो मास्टर्स का जो वर्च्यू, मास्टर का जो सोचने समझने का जो पावर है, उसके द्वारा ये स्लेव लोग भी थोड़ा बहुत वर्च्यू पा सकते हैं। वो थोड़ा बहुत उनके अंदर वो परिवर्तन वो ला सकते हैं। ओके? क्योंकि स्लेव के पास खुद का वर्च्यू नहीं होता है। When they are ruled by the masters and the master, they will rule with virtue. It's a win-win situation for both the masters and slaves. Slaves, they will get some virtue, and masters, they will get time. As a result, they can devote themselves for the service of the state. देश के शासन के लिए वो टाइम निकल सकते हैं और स्लेव वर्चुअस हो सकते हैं, स्लेव्स वर्चुअस हो सकते हैं। What are the responsibility of the master? अरिस्टोटल, उनका जो कंट्रोवर्शियल आइडिया, उनका जो कंट्रोवर्शियल स्टैंड था स्लेव को लेके और वो स्लेवरी सिस्टम को लेके वो जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन वो मास्टर्स के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियां छोड़ के गए हैं। मास्टर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा हम जानते हैं। जबकि अरिस्टोटल ने ये स्लेव सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिए थे, फिर भी वो इस बात पर जोर देते थे कि जो मालिक होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो अपने स्लेव के प्रति कुछ नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लेव के प्रति बने। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? द मास्टर शुड ट्रीट देयर स्लेव्स प्रॉपर्ली एंड द मास्टर कैन गाइड देम। जस्ट ट्रीटमेंट। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? जस्ट ट्रीटमेंट। और जो मास्टर होते हैं वो स्लेव के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ प्रॉपर्ली वो बिहेव करेंगे, उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे और उनको वो गाइड करेंगे। ठीक है? उनके साथ कोई भी अपमानजनक बर्ताव वो नहीं करेंगे। अरिस्टोटल बोल रहे हैं मालिक स्लेव के साथ दुर्व्यवहार या अपमानजनक बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको वो मिसट्रीट नहीं करेंगे। दूसरा क्या हो गया? आज स्लेव कैन लर्न फ्रॉम द मास्टर्स एंड कैन डेवलप वर्च्यू। हम डिस्कस किए हैं ये, दे कैन डेवलप वर्च्यू। मास्टर गाइड कर सकते हैं स्लेव को। किससे? क्यों गाइड करेंगे? ये बोल रहे हैं कि जो स्लेव है, ये जो स्लेव है वो आजीवन स्लेव नहीं रह सकते। अगर वो वर्च्यू डेवलप करेंगे, मास्टर उनको फ्री भी कर सकता है। इसलिए बोला जाता है ये जो स्लेव होते हैं वो आजीवन स्लेव नहीं रहेंगे। इफ द स्लेव कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द मास्टर एंड डेवलप वर्च्यू, द मास्टर मस्ट फीड देम, द मास्टर मस्ट फ्री द स्लेव। और ये विन विन सिचुएशन है ना। कैसे? इट्स ए म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम। अरिस्टोटल बोल रहे थे कि ये एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा। बोथ द मास्टर एंड स्लेव एंड देयर रिलेशनशिप, इट विल आइडियली बेनिफिट बोथ द पार्टीज। ठीक है? म्यूचुअल बेनिफिट। मास्टर के पास टाइम ज्यादा होगा। अगर स्लेव सारा काम कर दिया तो मास्टर के पास टाइम होगा। दूसरा, स्लेव के पास वर्च्यू आ जाएगा। इट्स ए विन विन सिचुएशन। यस, दिस वन। Aristotle even suggested to liberate the slave in case he develops virtue. The political philosophy of Aristotle and his contribution to the Western political philosophy was phenomenal. उनका जो contribution है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका criticism सबसे ज्यादा हुआ है because of his concept of slavery. ये जो concept था उसकी वजह से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल का हुआ है। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करेंगे, ये मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट नहीं है, नहीं चलेगा आज के समय में। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये आज के समय में इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ इनहेरेंट ह्यूमन इनइक्वालिटी। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या बोल रहा है? ये अज्यूम करता है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, कोई फुल प्रूफ थ्योरी नहीं है
क्योंकि जो इंसान पैदा होते हैं, कुछ लोग रूल कर सकते हैं, कुछ रूल होंगे, कुछ शासक होंगे, कुछ शासित। थ्योरी इसके लिए नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं देयर इज नेचुरल इनइक्वालिटी। ये जस्टिफाई करने के लिए कोई फुल प्रूफ थ्योरी नहीं है। ये जस्टिफाई क्या कर रहा है? इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा है। अरिस्टोटल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं। और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? वो एक्नॉलेज कर चुके हैं सम पीपुल आर अनजस्टली एनस्लेव्ड, कुछ लोगों को अन्यायपूर्वक अनजस्टली स्लेव बनाया दिया गया है, फिर भी वो ये स्लेवरी सिस्टम को डिफेंड कर रहे हैं। देयर इज ए फ्लॉ। अरिस्टोटल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लेवरी इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्पिरिकल एरर। क्या बोलते हैं? प्रयोगात्मक गलती। ये जो बोलते हैं स्लेव बाय नेचर, वो साइंटिफिकली एंड मोरली इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। हिज कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द प्रेजेंट सिनेरियो। दैट इज राइट। हम 21st सेंचुरी की बात करें, आज के समय ये स्लेवरी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कई साल पहले, कई सदियों पहले ये स्लेवरी सिस्टम जब यूरोप में था, इसको हम इलीगल डिक्लेयर कर चुके हैं। दैट विल गो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन का जो डिग्निटी होता है, दो आत्म स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट जाता है। तो इसको हम प्रेजेंट सिनेरियो में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड द मॉडर्न ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल फिलोसफी, ओके, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। His theory provides justification for the discourses like white man's burden and civilizing mission. उनका जो कंसेप्ट था, ये क्या करता है? ये जस्टिफाई करता है व्हाइट मैन्स बर्डन। जब ब्रिटिशर्स और दूसरे यूरोपियंस भारत देश आए थे, भारत आए थे, तो उनका क्या जस्टिफिकेशन था? वो भारतीयों को वो सिविलाइज बनाते हैं। भारतीय लोगों के पास कैसे रहना है, कैसे खाना है, आचार प्रचार व्यवहार का कोई जिम्मेदारियां नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। दे आर बारबारियंस, सो दे आर इन ए सिविलाइजिंग मिशन। वो क्यों आए हैं भारत? वो भारतीयों को सिविलाइज करने के लिए, उनको सोशलाइज करने के लिए। ठीक है, उनका जो थ्योरी था, अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी एंड द वे ही जस्टिफाइड स्लेवरी, ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन एंड सिविलाइजिंग मिशन, इनको वो प्रोत्साहित करता है, उनको ये प्रोत्साहन देता है। ठीक है, जाओ वहां पे शासन करो, तुम सिविलाइज हो, वो अनसिविलाइज है, तुम्हारे पास जिम्मे नैतिकता है, उनके पास नैतिकता नहीं है, तुम सिविलाइज, वो बारबारियंस, जाओ उनको शासन करो। इमैनुअल कांट वो बोले कि ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड नो वन ऑट टू ट्रीट अदर एज मीन्स टू हिज एंड। उनके हिसाब से इमैनुअल कांट द पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल एक मीन की तरह दूसरे का एंड्स फुलफिल करने के लिए वो काम नहीं करेगा। नो मैन ought to treat other as means to his end. किसी का मकसद, किसी का एंड, उसको फुलफिल करने के लिए किसी और को सहारा ना बनाया जाए, जिनमें उसका डिग्निटी, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट वो हनन हो। टू कंक्लूड, वी कैन से दैट Aristotle's concept of slavery reflects ancient values. It reflects the ancient values, not the universal truth. वो जो जस्टिफाई कर रहे थे स्लेवरी को, वो पुराने जमाने के जो वैल्यू सिस्टम था उसको रिफ्लेक्ट करता है। आज के जो जमाना है, 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उस समय ये स्लेवरी का जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। उनका जो स्टडी था, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी, दैट इज क्रिटिकल एज पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। उस समय का व्यवस्था क्या था,
वो जानने के लिए उनका स्टडी जरूरी है, लेकिन किसी भी हालत में हम स्लेवरी को आज के समय जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, एंड ये इनडायरेक्टली क्या किया, अगर इनइक्वालिटी बढ़ गया, इनइक्वालिटी ज्यादा हुआ तो क्या डेंजर, क्या परिणाम उसका हो सकता है, वो बता दिया है, जो हम बाद में देखेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। सो अरिस्टोटल्स एक्सेप्टेंस and the rationalizations of slavery that highly reflects the deeply hierarchical and elite nature of ancient Greek society. Hierarchy जो बोलते हैं हम लैडर, ऐसे हायरार्किकल, ये बड़ा है, ये ऐसे छोटा है, जो सोशल सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम उस समय ग्रीक्स में था, उसको दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न फिलोसफी है, जो मॉडर्न सिद्धांत है, वो किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से उनका जो कंसेप्ट था स्लेवरी का, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड ही वाज वाइडली कंडेम्ड बाय द मॉडर्न थिंकर्स, बाय द मॉडर्न फिलोसोफर्स एंड मॉडर्न स्कॉलर्स। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल का हुआ है तो ये जो स्लेवरी के लिए ही हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी। फॉर पीडीएफ जॉइन द टेलीग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत।